नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इसका नाम है ई अध्यापक। आपके साथ मैं इस चैनल के ऊपर आपकी बुक साहित्य गौरव की फुल प्लेलिस्ट और इसके अलावा वर्कबुक जो है उसका भी व्याकरण का पार्ट जो है उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और चूंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही पास हैं, तो मैं अभी आपके साथ मॉडल पेपर जो है वो भी डिस्कस कर रही हूँ और इसकी भी जितने भी पेपर या क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बातें हैं उसको भी मैंने एक प्लेलिस्ट के बनाने का फैसला किया है। तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो फर्स्ट मॉडल पेपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी ये सेकंड मॉडल पेपर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसे आपको आंसर जो है वो सारे के सारे देवनागरी लिपि यानी हिंदी के अंदर ही लिखने हैं। इसके अंदर आपको 4 खंड दिए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन के आंसर आप लिखते हैं जब ऑब्जेक्टिव, तो उसके में जो एबस अदर दिया हुआ है, जो 1 2 3 दिया हुआ है, उसको लिखने के साथ ही एक तो क्रम संख्या आपको एकदम सही से लिखनी है, यानी ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप, फिर उसके बाद उसका कौन सा ऑब्जेक्ट आप एज अ आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या ए बस अदर, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी लिखना है आपको, है ना। तो इसके अंदर पहला खंड का है जिसका पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पहला क्वेश्चन है, घर में किसका राज था। राज होता है तो जो कमाता है उसका राज होता है। सुजान भगत से है। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है। उसका आंसर है इंजीनियर्स डे। अजमेर से पहले मनु के पिता निम्न स्थान पर निवास करते थे। इसका आंसर है इंदौर। सिंका सेन का शाब्दिक अर्थ क्या है। न्यू ट्रंक लाइन। कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। भिक्षुक। नारा मंदिर में बौद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। 55 फुट। राणा की हुंकार कहाँ सुनी जा सकती है। राजस्थान में। गहने कविता में सोने के गहने तकलीफ देते हैं बेटी को। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है। मजली बहू। दादाजी के अनुसार व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है। इसका आंसर है बुद्धि और योग्यता से। अब जैसे आपने 10वें क्वेश्चन का आंसर लिखा तो आपको लिखना है प्रश्न संख्या 10, फिर आंसर फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट है, और उसके बाद आपको इसका बुद्धि और योग्यता ये आंसर लिखना है। तो इस तरह से आपका कोई मार्क जो कटने के चांस है वो इसमें खत्म हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और सेम पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो भी क्वेश्चन पेपर जो है फाइनल वो आएगा। हिंदी का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी होता है और आपके लिए जो बनाया गया है इसी बात को ध्यान में रख के बनाया है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अगर आपने अभी तक भी हिंदी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर आप मेरे जो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने हर लेसन की समरी भी बना रखी है। आप जो समरी वाला प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है पूरा, आपके पास टाइम नहीं है फुल वीडियो देखने के लिए, क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जो है उसमें हालांकि उसमें भी मैंने एक्सप्लेन कम किया है, एक्चुअली आपके लिए रीड ही किया है, और एक्सप्लेनेशन उसके अंदर इसलिए कम है क्योंकि वो वीडियो इतने बड़े हो जाते हैं, लेसन थोड़े बड़े हैं। तो आपके लिए मैंने समरी भी प्रोवाइड किया है। टाइम कम है, आप जाके समरी चेकआउट करें, आप जाकर जो क्वेश्चन आंसर हैं वो वाले वीडियो देखें, और उसके बाद आप जो है ये मैंने मॉडल पेपर जो करवाए हैं उनको भी आप जाकर देखें। तो आपको मैं कहती हूँ 90% मार्क्स आपके ईजीली आप स्कोर कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसी में। जो खंड है, पहला खंड है, उसमें दूसरा है, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। मतलब एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर कारक चिन्ह का प्रयोग भी हो सकता है, यानी से, के लिए, में, पर, या फिर आपको कोई लाइन भी दे सकते हैं इसमें से कोई वर्ड मिसिंग है तो इसके अंदर आपको जो रिक्त स्थान है उसमें कारक चिन्ह नहीं है। हालांकि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दिया हुआ है कारक चिन्ह नहीं है, इसके अंदर वर्ड मिसिंग है, लेकिन जो सेंटेंस है वो आपके जो बुक है उसमें से ही आएगा। जैसे सबसे अधिक मूल्यवान है, तो मूल्यवान जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए छोड़ा हुआ है। 12वां है, उसके स्वभाव में मधुरता है, तो स्वभाव जो है वो रिक्त स्थान है। फिर 13वां है, डैश कहीं 8 बजे आएंगे, तो मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे। साहित्य समाज का दर्पण है, समाज जो है वो रिक्त स्थान है। सामान कार्गो में पहुंच जाता है, तो इसके अंदर जो कार्गो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इस तरह से जो खंड का है फर्स्ट पार्ट है उसका एक पार्ट है
जो ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा पार्ट है वो रिक्त स्थान है। इसके बाद आता है मुहावरे। तो मुहावरे में एक साइड को मुहावरे दिए हुए होंगे और एक साइड को उनके आंसर दिए होंगे। इट्स टू मच ईजी। आपने 10th दिया है, अगर आपने CBSE से दिया है तो आप जानते हैं वो कितना डिफिकल्ट था। तो इसके अंदर है शर्म से पानी पानी होना पहला, इसका आंसर होगा बहुत लज्जित होना। पत पानी बनना, किसी का अपमान करना, आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना, गले से लगाना, आलिंगन करना, खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। तो आपको ऐसे उन दोनों को मैच करके आपके उसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 16, और फिर उसके बाद आपको मैच करके इधर ए लिखना है, फिर उसके बाद मुहावरा लिखना है, डैश करके उसका जो मीनिंग जो उसका आंसर है वो उसके सामने ही लिखना है। नेक्स्ट आता है खंड ख। इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर आपको मेनली 4 क्वेश्चन जो हैं वो दिए जाएंगे और आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने हैं। पहला है इसके अंदर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। तो इसमें है झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के अनुसार झूठ बोलने का बहाना बनाते हैं। संसार में बहुत से ऐसे नीच लोग हैं जो झूठ बोलकर अपने को बचा लेते हैं, लेकिन यह सब सच नहीं। झूठ बोलना पाप का ही काम है और उससे कोई काम भी नहीं होता। झूठ बोलना और भी कई रूपों में देखना पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, वचन देकर पूरा ना करना। तो ये सभी झूठ के प्रकार दिए हुए हैं। 18 है एक दकियानुसी मित्र ने मनु भंडारी के पिता से क्या कहा। इसका आंसर है आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में जब जगह जगह हड़तालों का आह्वान था, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह चौराहे पर इकट्ठा होकर भाषणबाजी कर रहा था। तब पिताजी के एक निहायती दकियानुसी मित्र ने उन्हें जाकर कहा, मनु की मत मारी गई है, लड़कियों को आज़ादी दी। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़ताल करवाती फिरे, हुड़दंग मचाती फिरे। उनके जैसे घरों की लड़कियों को यह शोभा नहीं देता है। कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल है या नहीं। तो इस तरह से बोल के मनु भंडारी के पिता के मित्र ने उनके पिता के कान भरे। तो 19 क्वेश्चन है हैदराबाद नवाब के सामने कौन सी मुसीबत है, इसका समाधान विश्वेश्वरैया ने कैसे किया। जब विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियर सलाहकार, उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निज़ाम नवाब का शासन था, उनके सामने एक मुसीबत आ खड़ी हुई कि हर वर्ष मूसी नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी, यानी फ्लड आता था। इस वजह से वहाँ खूब तबाही होती थी, बर्बादी होती थी। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस जाता था और उनके सारे कामकाज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी के पानी को काबू करने की योजना बनाई और बांध भी बनाया। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी और नालियों का भी अच्छा इंतजाम किया, जिससे नवाब की मुसीबत टल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोलाराम की पत्नी ने नारद से क्या विनती की, यानी प्रार्थना की। तो भोलाराम की पत्नी ने नारद से कहा कि भोलाराम को गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए थे, पेंशन अभी तक नहीं मिली थी, दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन देने पर भी पेंशन नहीं मिली थी। इन दिनों गहने बेचकर गुजारा कर रहे थे, बर्तन तक बिक गए थे, खाने के फाके पड़ गए थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो इनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अच्छा ये जो है 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क का हो गया, नहीं टोटल आपको इस सेक्शन में 6 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 2 की सह संदर्भ स्पष्टीकरण करना है, और इसके अंदर भी आपको 2 क्वेश्चन जो है वो करने हैं। आपको टोटल आई थिंक 4 क्वेश्चन आएंगे इस वाले पेपर में, और इसमें से आपको 2 करना है, हर एक कोई 3 मार्क का है। अच्छा, इसके अंदर सह संदर्भ जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब है कि आपको लेसन का नाम लिखना है, आपको ये लिखना है कि उसके राइटर कौन है या उसके रचनाकार कौन है, और इसके अलावा थोड़ा सा उसके अंदर स्पष्टीकरण लिख देना है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे पहला है इसमें, अब तक जिस घर में राज किया उस घर में पराधीन बनकर नहीं रह सकता। तो ये लाइन सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग का मतलब है कि ये कहाँ से है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद है, ये आपको लिखना है।
संदर्भ, तो इसके मतलब है कि आपने ये जो लाइन है ये कहाँ से आई है। तो इसके अंदर अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें, नहीं तो प्रसंग लिखने के बाद या सह संदर्भ या प्रसंग लिखने के बाद आप संदर्भ जो है उसको थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं। मेरी समरी वाले जो लेसन हैं उनको मैंने समरी के रूप में आपको बताया है, वो 5 मिनट का मुश्किल से लेसन है। आप जाके समरी वाला जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। तो इसमें है कि प्रस्तुत वाक्य को सुजान भगत जब अपने घर में ही वह अपने आप को तिरस्कृत होता देखते हैं और अपनी पत्नी बुलाकी से ये लाइनें कहते हैं। स्पष्टीकरण है कि जब सुजान भगत को पत्नी और पुत्र से कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है तो वो परेशान हो जाते हैं और पत्नी से कहते हैं कि एक समय था कि इस घर में मेरा ही राज था, पर आज मैं यहाँ पराधीन हो गया हूँ। इस प्रकार वह अपनी मजबूरी को बताते हैं। नेक्स्ट है, एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के अध्याय गंगा मैया से साक्षात्कार से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। संदर्भ इसके अंदर है कि इस वाक्य को गंगा मैया लेखक से साक्षात्कार के अंतर्गत देश के कलुषित वातावरण को के संदर्भ में ये वाक्य कहती हैं। स्पष्टीकरण है, गंगा मैया देश के कलुषित वातावरण का वर्णन करते हुए कहती हैं कि समाज में महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के क्षेत्र में तो कहना ही क्या है, दल से दल लड़ता है। इस सब का कारण है कुर्सी के लिए झगड़ा। लेखक कहते हैं कि बाजार में खूब कुर्सियां उपलब्ध हैं, सस्ती हो या महंगी हो। तो कुर्सी का तात्पर्य लेखक को स्पष्ट करते हुए गंगा मैया कहती हैं कि कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति या शक्ति के माने वैभव, धन या संपदा और कीर्ति आदि से है। एक बार जबान पर जब इसका चस्का लग जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन नंबर है, मेरी माँ गांव की रहने वाली हैं, उम्र भर गांव में रही हैं। तो इसके अंदर संदर्भ प्रसंग है ये। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के चीफ की दावत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है वो हैं डॉक्टर भीष्म साहनी। संदर्भ है, अपने साहब से शामनाथ अंग्रेजी में मेरी माँ गांव की रहने वाली और उम्र भर गांव में रही है वो कहते हैं और उनको इसमें लज्जा महसूस होती है। स्पष्टीकरण है, मिस्टर शामनाथ के घर में शाम को चीफ की दावत थी। सुबह से शामनाथ और उनकी पत्नी ने खूब तैयारी की थी। चीफ साहब जो हैं वो अंग्रेज थे। बहुत पुरानी कहानी है, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था उस समय की है। तो चीफ साहब जो हैं वो अंग्रेज थे। शामनाथ की एक ही चिंता थी कि माँ अंग्रेजी रीति रिवाज नहीं जानती है, वो अनपढ़ है। यदि चीफ साहब से भेंट की तो माँ क्या करेगी। फिर भी माँ को अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें कुछ हिदायतें देकर यानी इंस्ट्रक्शंस देकर उन्होंने कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन जो डर था वही हुआ। ड्रिंक पार्टी समाप्त होते ही जैसे वे खाने के लिए बरामदे में पहुंचे तो माँ कुर्सी पर सोकर जोर से खर्राटे ले रही थी। माँ को देखते ही देसी अफसरों की स्त्रियां जो हैं वो हंस पड़ी। माँ हड़बड़ा कर उठ गई। चीफ साहब ने उन्हें नमस्ते किया। तब शामनाथ ने अपनी माँ का परिचय कराते हुए ये वाक्य कहे थे। नेक्स्ट है, यहाँ टिकट खांचे में डालकर जल्दी से अंदर घुसो और उस पर जाकर टिकट उठा लो। तो इसके प्रसंग में आएगा कि प्रस्तुत गद्यांश, सबकी एक ही लाइन है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के जापान की यात्रा नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका ममता कालिया है। अगर आपको पाठ का नाम याद नहीं आता है, अगर आपको लेखक का नाम नहीं आता है याद, तो आप एटलीस्ट ये लाइन ऐसी के ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा और इसके अंदर वो प्लेस जो है वो छोड़ देना। देखते हैं, ठीक है। संदर्भ, सुरेश ऋतुपर्णा ने यह वाक्य मेट्रो ट्रेन टिकट निकालते समय प्रतिनिधियों से कहा था। स्पष्टीकरण है, सुरेश ऋतुपर्णा ने यह वाक्य रेल टिकट निकालते समय प्रतिनिधियों से धैर्य के साथ कहा कि यहाँ टिकट खांचे में डालकर जल्दी से अंदर घुसो और उस पर जाकर अपना टिकट उठा लो। मेट्रो ट्रेन के टिकट के लिए सावधानी और फुर्ती दोनों की ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इसके अंदर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको। इसके अंदर जो है एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क का है। इसमें है टोटल आपको दिए जाएंगे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक है 25वां क्वेश्चन है, परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार हैं। तो इसका आंसर होगा,
परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास जी कहते हैं कि संसार में के हर मनुष्य को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनके अनुसार श्रम, लगन, निष्ठा और ईमान से किया गया प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ व फलदायी होता है। मांग कर खाने की जगह परिश्रम से कमाई पर निर्भर रहना चाहिए। जो मनुष्य मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, उसका परिणाम सदा अच्छा ही होगा। ऐसे नेक कमाई कभी भी निष्फल नहीं होती है। दूसरा है, संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में बिहारी जी क्या कहते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो जो पोएट्री वाला जो सेक्शन है उसमें से आते हैं। संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में कहा है कि जो जो संपत्ति रूपी पानी बढ़ता है, त्यों त्यों मन रूपी कमल की बेल बढ़ जाती है। बिहारी जी कहते हैं कि पानी के घटने पर भी कमल की नाल घटती नहीं है, सूखती नहीं है, भले ही उसकी जड़ें ही क्यों ना मुरझा जाएं। अर्थात वर्षा ऋतु में पानी बढ़ने से नाले में फिर पानी के ऊपर वो तैरने लगती है। तो जो पैसे वाले लोग हैं उनके बारे में मुख्यतः इससे बताया गया है। फिर नेक्स्ट जो है उसके अंदर भी आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन करना है और वो 3 मार्क का है। इसमें 27 क्वेश्चन है, कवित्री अमरों के लोक को क्यों ठुकरा देती हैं। तो आंसर है, कवित्री महादेवी वर्मा का विश्वास है कि वेदना और करुणा उन्हें आनंद की चरमावस्था तक ले जाती है। उन्होंने वेदना का स्वागत किया यानी दुख का स्वागत किया है। उनके अनुसार जिस लोक में दुख नहीं है, वेदना नहीं है, ऐसे लोक में रहकर वो क्या करेंगी। जब तक मनुष्य दुख ना भोगेगा, अंधकार का अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसे सुख और प्रकाश के मूल्य का अभाव नहीं होगा। जीवन नित्य गतिशील है, अतः उसमें उत्पन्न होने वाले संदर्भों को रोका नहीं जा सकता है। जीवन की महत्ता परिस्थितियों का सामना करने में है, उससे भागने में नहीं है। कवित्री अमरों के लोक को ठुकराकर अपने मिटने के अधिकार को बचाना चाहती हैं। तो टोटल इसके अंदर ये है कि हर जो चीज़ है उसके केवल अच्छे पहलू के ऊपर ही ध्यान ना रखा जाए, उसका जो बुरा पहलू है उसको भी महादेवी वर्मा जो है वो चाहती हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में कवि कुंवर नारायण के विचार लिखिए। तो इसके अंदर है कि पेड़ कट जाने से कवि संवेदनशील हो जाते हैं, उसकी याद में वो भावनाशील हो जाते हैं यानी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वे कह रहे हैं कि शुरू में मुझे डर था कि कोई दुश्मन इस पेड़ को काट देगा। अब सवाल एक पेड़ का नहीं है, ऐसे कई पेड़ कई जगह पे काटे जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, कभी जगह के लिए, तो कभी लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए, कभी घर बनाने के लिए लोग पेड़ों को काट रहे हैं। इन लुटेरों से अब हमें बचना होगा। इन आतंक फैलाने वाले अपने शहर को बचाना होगा। अपने देश को इन गद्दारों से बचाना होगा, क्योंकि वे अपने देश और यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। आज वे इन पेड़ों को काट रहे हैं, कल ये लुटेरे सारे देश को लूटेंगे। नहीं तो एक दिन ये नदियाँ जो हैं वो नाले बन जाएंगे, हवा जो है वो धुआं हो जाएगा यानी पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, धुआं से भर जाएंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, हवा गंदी हो जाएगी, खाना जहर हो जाएगा, जंगल कटेंगे तो मरुस्थल बन जाएंगे। इससे पहले कि ये हाल बने, हमें बचाना है इस देश को नहीं, एकदम इस देश को ही नहीं तो एक दिन यहाँ सिर्फ मनुष्यों का जंगल रह जाएगा, सभी मनुष्य जानवर जैसा व्यवहार करने लगेंगे। मतलब इस वाली पोएट्री के अंदर लेखक जो हैं वो पेड़ों के महत्व को बता रहे हैं कि पेड़ों को कटने से क्यों रोकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 29, पीड़ित व्यक्ति की संवेदना को कवि दुष्यंत कुमार ने किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो उत्तर है, कवि दुष्यंत कुमार द्वारा गजल शैली में लिखी गई कविता हो गई है पीर पर्वत सी में कवि ने पीड़ित व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। दुखी लोगों को की पीड़ा को पर्वत के समान बताया है। उस पीड़ा रूपी पर्वत से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मनुष्य के बीच जो दीवारें बन गई हैं उसे खत्म करना आवश्यक है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका उद्देश्य नहीं है। जब तक यह सूरत नहीं बदलेगी तब तक बदलाव नहीं होगा। कवि एक प्रकार की क्रांति चाहते हैं जिससे लोगों को दुख दर्द से मुक्ति मिले। नेक्स्ट जो है उसके अंदर भी आपको सह संदर्भ व्याख्या वाला आ गया है और इसके अंदर आपको पोएट्री वाले सेक्शन से है, कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क का है ये। ऊधो हम आजो भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते अखियां हम लागी। जैसे सुमन बास ले आवत पवन मधुप अनुरागी,
अति आनंद होत तैसे अंग अंग सुख रागी। तो प्रसंग है कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सूरदास के पद पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आज हम स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि जो आंखें हमारे प्यारे कृष्ण के दर्शन करके आई हैं, उन्हीं आंखों के दर्शन हमें मिल गए। यानी उद्धव को जब श्री कृष्ण भेजते हैं कि वो गोपियों से जाकर बात करें और उन्हें समझाएं कि वो अब वापस वहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो उद्धव जब उनमें मिलकर और समझाने के लिए जाते हैं, तो गोपियाँ जो हैं वो उद्धव की आंखें देखकर ही खुश हो जाती हैं कि हम इसी बात से प्रसन्न हैं कि जिन आँखों ने शाम को देखा है वही आंखें आ गई हैं हमारे पास। तो अब इसका हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं, भाव स्पष्टीकरण। सूरदास ने भ्रमर गीत में ब्रज की गोपिकाओं की विरह व्यथा का बहुत मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो इसके अंदर आपकी लैंग्वेज जो है वो मैटर करती है वैसे तो, कि आप जो है इस तरह की भाषा का उपयोग करें जिससे पता चले कि आपको हिंदी की नॉलेज कितनी अधिक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर जो टीचर है वो थोड़ा सा लिबरल होते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो आप उसकी चिंता ना करें। केवल आपको प्रसंग जो है वो सही से लिखना है, संदर्भ जो है वो आप अपने लैंग्वेज में लिखें, इजी लैंग्वेज में लिखें, और उसके अंदर कोई क्लिष्ट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण कंस को मारकर मथुरा गए, लेकिन बहुत दिनों तक वापस ब्रज नहीं आए। यहाँ श्री कृष्ण के बिना गोपिकाएं बहुत उदास थी। वे कृष्ण की राह देखती हैं और श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को ब्रज के बारे में जानने के लिए भेजते हैं। उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं कि आज हम बहुत ही भाग्यशाली बन गई हैं कि जिन आँखों से तुमने शाम को देखा है, उन आँखों को देखने का सौभाग्य हमें मिला है। जैसे फूल सुगंध लेकर आता है, हवा प्यारे भौरे को लेकर आती है, वैसे ही हमें श्री कृष्ण का संदेश मिल गया है। श्री कृष्ण के बारे में सुनकर हमें बहुत ही आनंद हो रहा है और हमारे अंग अंग में सुख का अनुभव हो रहा है, नहीं तो हम विरह व्यथा में जीना हमारा मुश्किल हो गया था। इसके अंदर चूंकि ये पद भाग है, तो आप इसके अंदर लास्ट में एक विशेष करके लिखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से आपको विशेष बातें लगी जो व्याकरण से संबंधित है, जैसे कौन से अलंकार हुए, कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है, या इसके अलावा आपको कविता में कोई छायावाद है या उसका मानवीकरण किया गया। इस तरह से आपको कोई भी उसकी विशेषता अगर पता है तो वो लिखनी है। जैसे इसके अंदर अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। तो रूपक अलंकार और जो अनुप्रास अलंकार है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर जो उपमा है उसका उपयोग किया गया है और एक ही वर्ड का बार बार भी उपयोग किया गया है, इस तरह से। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहा है ना, ये दोहा है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के रहीम के दोहे से लिया गया है, जिसके रचयिता रहीम जी हैं, और संदर्भ है कि प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने मनुष्य की प्रतिष्ठा के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। भाव स्पष्टीकरण है कि रहीम इसमें पानी के 3 अर्थ बताते हुए उसके महत्व का प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार पानी के बिना चूना और पानी के बिना मोती का कोई मूल नहीं होता है, यानी मोती के ऊपर जो चमक है वो भी तभी आती है जब वो पानी के अंदर होता है। उसी प्रकार पानी के बिना अर्थात इज्जत या मर्यादा के बिना मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं होती है, अतः पानी को बचाए रखना चाहिए। यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी जो है वो उसकी इज्जत आबरू या उसका सम्मान है, और मोती के संदर्भ में उसके ऊपर जो पानी यानी कोटिंग उसके ऊपर जो होती है जिससे वो शाइन करता है उसको बोला गया है। और चूना यानी कि जो आटा आपके घर में डो बनता है वो भी पानी के बिना नहीं बन सकता है। अब इसके अंदर है, इसमें श्लेष अलंकार का यूज किया गया है और ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे है युद्ध देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर या तेरा पद चूमे तस्कर। तो प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के
कायर मत बन पाठ से लिया गया है, कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता जो है वो नरेंद्र शर्मा है। संदर्भ इसके अंदर आएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है और मनुष्य को मनुष्यता का ध्यान भी रखना आवश्यक है, ये कहा है। स्पष्टीकरण है, कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम कुछ भी बनो, बस कायर मत बनो। अगर कोई दुष्ट या क्रूर व्यक्ति तुमसे टक्कर लेने खड़ा हो जाता है तो उसकी ताकत से डरकर तुम पीछे मत हटो, पीठ दिखाकर भागो नहीं। संसार में कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने प्यार और सेवा से दुष्टों के दिलों को भी जीत लिया है, पिघला दिया है। क्योंकि हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा देना नहीं है, यानी हिंसा के बदले हिंसा नहीं करना चाहिए। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, लेकिन कायरता तो उससे भी अधिक अपवित्र है। इसीलिए हे मानव, तुम कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनो। अथवा करके नेक्स्ट दे रखा है। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर आपको अथवा दे रखा है, मीन्स है आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है। परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बशेश्वरिया अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते हैं, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते हैं। तो प्रस्तुत प्रसंग जो है इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के भारत की धरती नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं पुण्यचंद मानव। संदर्भ है कि भारत की महानता और उसमें कर्नाटक प्रांत के बारे में विशेष रूप से इसमें वर्णन देखने को मिलता है। भाव स्पष्टीकरण है इसके अंदर। कर्नाटक प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ परम पवित्र नदी माता कावेरी पूरे प्रदेश में बहती है। पंप रामायण इस प्रांत की अनुपम रचना है, जिसे पंप महाकवि ने लिखा है, जिससे सबको ज्ञान प्राप्ति होती है। महात्मा बसवेश्वर का कायाक सिद्धांत, अक्का महादेवी का निष्कलश भक्ति सिद्धांत यहीं पर मिलता है। और विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत के जनक रामानुजाचार्य कर्नाटक के मेलेकोटे में दर्शन देते हैं। इस प्रकार धर्म कला संस्कृति का आराधना केंद्र है कर्नाटका प्रदेश। इसके साथ ही खंड ख जो है वो समाप्त हो रहा है। अभी खंड ग आ जाएगा, नेक्स्ट वाला खंड जो है वो आ जाता है। तो इसके अंदर है बड़े वाले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करना है आपको, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अंदर आप कम से कम 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप कितना 7 या 8 मैक्सिमम लाइन जो है वो आपको कवर करनी है। मीन्स आप लगभग आपका जो हाफ पेज है उसको आप भर देंगे तो वो अच्छा रहेगा, है ना। उसके अंदर है फर्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर है इसका। करमचंद ने पेड़ की एक डाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही है? करमचंद दादाजी का मंझला लड़का था। वह उनके पास बैठा पांव दबा रहा था। बच्चे आंगन में बरगद की पूरी डाली लाकर लगा देते हैं और उसे पानी देते हैं। दादाजी कहते हैं कि बच्चे नहीं जानते कि पेड़ से टूटी हुई डाली जल देने से नहीं पनपती है। एक बार पेड़ से जो डाली टूट जाती है उसे लाख पानी दो, उसमें सरसता नहीं आती है। हमारा यह परिवार भी बरगद के पेड़ के समान है। इसे सुनकर करमचंद कहते हैं कि शायद अब इस पेड़ की एक डाली टूटकर अलग हो जाए। दादाजी के पूछने पर करमचंद कहते हैं कि छोटी बहू अलग होना चाहती है, उसके मन में दर्प की मात्रा कुछ ज़्यादा है। मेरा मतलब है कि धान और रजाई के जो उसने अंबार लाके दिए थे, कपड़े लाके दिए थे, वो उसे पसंद नहीं आए हैं। वह अपने मायके के घराने को इस घराने से बड़ा समझती है और घृणा की दृष्टि से देखती है। दूसरा, इसमें दादाजी ने परेश को किस प्रकार समझाया है? तो दादाजी ने ये जो लास्ट वाली जो 2 लेसन है उनमें से है। दादाजी ने परेश को किस प्रकार समझाया है? परेश ने दादाजी से कहा कि बेला अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है, उसका इस घर में मन नहीं लगता है। परेश जो है वो दादाजी का पोता है, ठीक है। अगर आप बाग वाले मकान का प्रबंध कर दें तो वह स्वेच्छापूर्वक जीवन बिता सके। दादाजी कहते हैं कि ये उनके जीते जी संभव नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस नहीं होएगा, कोई उसका समय नष्ट नहीं करेगा। ईश्वर की असीम कृपा से हमारा घर सुशिक्षित और सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान ना दो। मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा।
तुम विश्वास रखो, वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव नहीं करेगी, उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त होता है। इस प्रकार दादाजी ने परेश को समझाया। अब नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये जो है 2 आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे इसके अंदर, मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक करना है आपको, और 4 मार्क्स का है ये। तो इसके अंदर आप 5 से 6 लाइनें लिखेंगे तो वो इनफ रहेगी। बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी? बेला जो है वो परेश की पत्नी है। बेला अपने मायके इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि जैसे वह अपरिचितों में आ गई है, कोई उसे समझता नहीं है और वह किसी को नहीं समझती है। जब वह जाती है तो बड़ी भाभी, मंजली और माजी तक खड़ी हो जाती हैं। उसके सामने कोई हंसता नहीं है, उससे अधिक समय तक कोई बात नहीं करना चाहता है, सब उससे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। बेला अपने मायके जाना चाहती है कि वह आदर सत्कार, सुख और आराम करना चाहती है। अथवा सेकंड है, भारवी से संबंधित माता पिता के बीच होने वाले प्रारंभिक संवाद का सार लिखिए। तो भारवी से संबंधित माता पिता के बीच होने वाले प्रारंभिक संवाद इस प्रकार है कि भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को वेद सुना रहे हैं। सुशीला का ध्यान कहीं और है क्योंकि अभी तक उसका पुत्र घर पे नहीं आया है। श्रीधर कहते हैं कि भारवी शास्त्रार्थ में पंडितों को पराजित करता जा रहा है और इस वजह से उसमें घमंड बढ़ गया है। मैंने उसे ताड़ना दी, यानी डांटा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र सुमार्ग पर चले। इसके लिए कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाती है। सुशीला कहती हैं कि माँ के हृदय को शास्त्रार्थ और नियमों में नहीं बांधा जा सकता। इसके बाद खंड घ आता है। इसके अंदर अधिकतर जो है वो अपना ये व्याकरण वाला पार्ट आएगा। फर्स्ट है वाक्य शुद्ध कीजिए। फर्स्ट है इसके अंदर आपका दर्शन हुआ, और इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो आपके दर्शन हुए। वह पैदल से गया, वह पैदल गया है। मेले में अनेकों दुकानें थी, तो मेले में अनेक दुकानें थी, इसका सही रूप है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, और आपको तीनों मतलब जो भी आएंगे वो सारे सॉल्व करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। आपको इसके अंदर जो टेंस है वो चेंज करना है, काल है वो बदलना है, जो भी दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है पिताजी मैसूर गए हैं, तो ये वर्तमान काल में दिया हुआ है और कोष्टक में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है कि भविष्य काल में बदलिए, यानी प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है और आपको फ्यूचर टेंस में इसको बदलना है। तो आंसर है पिताजी मैसूर जाएंगे। वह गदगद कंठ से कहता है, तो मतलब प्रेजेंट में वो बोल रहा है और इसको आपको बदलना है भूतकाल में, पास्ट टेंस में। वह गदगद कंठ से कहता था। अजय पाल तिलमिला उठेगा, तो इसको आप तिलमिला उठेगा मतलब भविष्य काल में दिया हुआ है और वर्तमान काल में इसको बदलना है। अजय पाल तिलमिला उठा। नेक्स्ट है अन्य लिंग रूप लिखिए। तो इसके अंदर अन्य लिंग रूप लिखिए का मतलब है कि आपको ये नहीं बता रखा है कि आपको स्त्रीलिंग में बदलना है, पुल्लिंग में। जो भी दिया हुआ है आपको लिंग, आपको दूसरा जो लिंग है वो लिखना है, यानी स्त्रीलिंग दिया है तो पुल्लिंग लिखना है, पुल्लिंग दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे दिया हुआ है हथनी, तो उसका होगा हाथी। विद्वान, उसका होगा विदुषी। नेक्स्ट है नायक, तो उसका होगा नायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, यानी एक सेंटेंस दिया होगा उसके लिए कोई एक वर्ड अगर सुटेबल है आपको वो डालना है। जो साथ में पढ़ता है, सहपाठी, या नीति जानने वाला, नीतिज्ञ। जो शरण में आया हो, थर्ड शरणागत। ये भी 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना है। इसमें पहला है जीवन, उसमें आ को हम जोड़ेंगे तो आंसर होगा आजीवन। दोष, इसमें आगे जोड़ेंगे नी तो निर्दोष। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को अलग करके लिखिए। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंदर पीछे जोड़े जाते हैं। चंचलता, तो इसमें चंचल अलग है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर ता लिखना है। देवरानी, तो देवर जो है उसको लिखना है और फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर आनी लिखना है। ये 2 मार्क का है। नेक्स्ट है अनुच्छेद को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके अंदर क्या एक आपको पैसेज दिया होगा और उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए होंगे। आपको वो क्वेश्चन जो है उनके आंसर इसके अंदर लिखने हैं।
बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लें, उसके बाद आप जो है पैराग्राफ है या अनुच्छेद है उसकी रीडिंग करना शुरू करें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। संसार का प्रत्येक धर्म दया और करुणा का पाठ करवाता है, यानी हर रिलीजन जो है वो आपको बताता है कि आपको दया करनी चाहिए और आपके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। हर धर्म सिखाता है कि जीव पर दया भाव रखो और कष्ट में फंसे इंसानों की सहायता करो। जीव यानी कि हर जीव, इसमें चाहे चींटी हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी जीवित है तो उसके ऊपर आपको दया भाव रखना है और हर कष्ट में फंसे हुए इंसान की आपको सहायता करनी है। परोपकार की भावना ही सबसे बड़ी मनुष्यता है। परोपकार यानी पर उपकार, दूसरे के लिए उपकार करना। परोपकार की भावना रखने वाला न तो अपने पराये का भेदभाव रखता है, न वह किसी की अपनी हानि की परवाह करता है। दयावान किसी को कष्ट में देखकर चुपचाप नहीं बैठता। अपनी आत्मा उसे दुखी प्राणी के लिए कुछ करने को मजबूर करती है। अगर कोई किसी पर अत्याचार करे या बेकसूर को यातना दे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बेकसूर का सहारा बने। न्याय व धर्म की रक्षा करना सदा से धर्म है। दया भाव विहीन मनुष्य भी पशु के समान होता है। जो दूसरों की रक्षा करते हैं वे इस सृष्टि को चलाने में भगवान की सहायता करते हैं। धर्म का मर्म ही दया है। दया भाव से ही धर्म का दीपक सदा प्रज्वलित रहता है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मनुष्यता क्या है? तो परोपकार की भावना सबसे बड़ी मनुष्यता है, ये आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, दयावान व्यक्ति कब चुपचाप नहीं बैठता है? आंसर है इसका, दयावान व्यक्ति किसी को कष्ट में देखकर चुपचाप नहीं बैठता है। न्याय व धर्म की रक्षा करना क्या है? तो न्याय व धर्म की रक्षा करना सदा से धर्म है। नेक्स्ट है, धर्म का दीपक किससे सदा प्रज्वलित रहता है? तो दया भाव से ही धर्म का दीपक प्रज्वलित रहता है। नेक्स्ट जो है वो निबंध है, यानी ऐसे राइटिंग है। तो इसका टाइटल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जीवन की अविस्मरणीय घटना। यानी आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपको इसमें लिखनी है। 4 मार्क्स का है। इसके लिए मैं आपको यही टिप्स देना चाहती हूँ कि आप जब लिखते हैं, आपके पास कोई स्लोगन है, कोई महान व्यक्ति का कोई विचार आपको याद आ रहा है, इस तरह से कुछ भी आपको ऐसा स्पेशल है, अगर आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे स्त्री शिक्षा से संबंधित अगर है तो बहुत सारे स्लोगन है। आपको कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी याद है या कोई ऐसा वर्क याद है, वो आप उसके अंदर डालें। अभी ये तो अविस्मरणीय घटना है, तो ये आपका पर्सनल चॉइस हो गया, तो ये तो आपको खुद लिखना है ना। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है, तो एक आएगा आपका ऐसे, एक आएगा अथवा में आपका पत्र। और पत्र लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है पत्र लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसे के अंदर आपकी जो लिखने की शैली है वो आपके मार्क्स को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपको आता है अच्छे से, आप ज़रूर लिखें। पत्र जो है उसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अंदर अगर आपने कुछ लिख दिया, जैसे स्टार्टिंग हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, फिर मेन बॉडी हुआ, फिर उसके बाद नीचे का हुआ, तो उनके हर स्टेप के ना नंबर होते हैं। तो आपने जितना भी अधिकतर जो है वो जो कोई भी पत्र आए या उसके अंदर फॉर्मेट वही रहता है। तो इसके अंदर आपको लिखा है कि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में व्यायाम के महत्व को दर्शाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है जो आपके भाई को लिखना है, ये आप लिखेंगे। इसका फॉर्मेट जो है वो क्या होगा वो भी आपकी हिंदी की वर्कबुक के अंदर दे रखा है, और मैं भी आपके साथ एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, और उसके अंदर आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। आपको इंग्लिश में और कन्नड़ में दोनों भाषाओं में ये दिया हुआ होगा। तो अच्छी बात क्या है कि कन्नड़ में अगर आपको कन्नड़ा पढ़ना आता है तो कन्नड़ा के अंदर क्या होता है, वर्डिंग्स कई बार मैच होते हैं हिंदी के और कन्नड़ा के, तो आपके लिए वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे फर्स्ट है, ह्यूमन बीइंग इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। नेक्स्ट है, वन कैन नॉट गेट हैप्पीनेस
merely by acquiring money। केवल धन प्राप्त करने से सुख नहीं मिलता है। There is no success without hard work। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह से आपका मॉडल पेपर सेकंड जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आपको इससे संबंधित कोई भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करें, नहीं तो ऐसे ही मुझे एक कमेंट करें लास्ट में। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, और मुझे ये भी पता चलता है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई कमेंट नहीं आता है तो मेरा दिन पूरा ऐसे ही प्लेन चला जाता है। अगर आपका कमेंट आता है तो मुझे वो पढ़कर अच्छा लगता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।